अस्सलाम वालेकुम। कौमी अखबार डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट कामरान शेख। नाजरीन, दुनिया भर में रिसर्च के शोबे में तलबा बहुत आगे जा चुके हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी जो है वो किसी से कम नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के शोबे डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, और यहाँ की खुसूसियत ये है कि पाकिस्तान की पहली फ्लाई रिसर्च लैब है जिसका इफ्तिताह 20 जनवरी 2023 को किया गया था और फिर यहाँ पर तहकीक अमल शुरू किया गया और इस रिसर्च के बाद स्टूडेंट्स ने जो है बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक छोटे परों वाला इंसान भी इसे कहा जाता है, एक मक्खी है जिस पर यहाँ पर रिसर्च की जा रही है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, मेरे हमरा मौजूद हैं। इनकी जानिब भी बढ़ूँगा। वो रिसर्च जो इंसानों पर नहीं की जा सकती वो इस मक्खी पर की जाती है, क्योंकि इसका जीनियाती सिस्टम इंसान के जीनियाती सिस्टम से 60% मुमासलत रखता है। आगे चलते हैं प्रिंसिपल साहब की जानिब। प्रोफेसर मुश्ताक साहब, आपको पहले तो बहुत मुबारक हो, बहुत अचीवमेंट्स हैं आपकी। मुझे पहले ये बताइएगा नाजरीन को कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है क्या? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर दरअसल एक बहुत छोटी सी मक्खी है। ये आमतौर पे अगर आपके घर में कहीं मेज़ पे फल वगैरह पड़े होते हैं तो उसके अतराफ़ में एक बहुत ही छोटे साइज़ की, आम मक्खी नहीं बल्कि एक बहुत ही छोटे साइज़ की मक्खी अमूमन घूम रही होती है। इसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं। अब कहने को तो ये एक छोटा सा जानदार है, छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा इंसेक्ट है, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि इसके जीनियाती मादा इंसान के जीनियाती मादे से 60% मुमासलत रखता है। इसके अलावा जो 75% इंसान में बीमारी पैदा करने वाले जीन्स हैं वो ड्रोसोफिला में भी पाए जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि चूँकि इतना ज़्यादा जीनियाती सिमिलरिटी दोनों अंदर इंसानों में और ड्रोसोफिला में मौजूद हैं, तो कई ऐसे तजर्बात जो किसी वजह से इंसान में नहीं किए जा सकते, ये इतनी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ होती है जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये इसकी अफजाइश नस्ल बहुत तेज़ी से होती है, तो ये सारे काम हम ड्रोसोफिला में बासानी कर सकते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा इस तरह के जानदारों को हम कहते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म। आपने ये अक्सर सुना होगा कि मुख्तलिफ़ अद्वियात जो होती हैं वो चूहों पे टेस्ट की जाती है, वैक्सीन जो होती है वो चूहों पे टेस्ट की जाती है। वजह यही है कि चूहों का जीनियाती मादा इंसान से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन चूहों के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करने में हमें काफ़ी बड़ा ज़्यादा एरिया भी चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको 500 या 1000 चूहे करने पे एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए ख़ासी बड़ा एरिया भी दरकार होता है और उसमें वसाइल भी काफ़ी ज़्यादा, माली वसाइल भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं। इन कंपैरिजन, इसके मुकाबले में अगर आप ड्रोसोफिला को देखें तो हमें 5000 या 10,000 मक्खियों को रखना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो एक छोटी सी जगह पे रही जा सकती हैं और उस पर वही सारा एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं जो कि हम माइस में करते हैं। इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस किसी भी मॉडल सिस्टम पे अगर अवार्ड हुए हैं तो वो बेसिकली ड्रोसोफिला पे हुए हैं। उनमें से 3 जो हैं वो लास्ट सेंचुरी में, 3 इस सेंचुरी में अवार्ड हुए। पूरी दुनिया में अगर आप 100 या टॉप 100 या टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ को ले लें तो आपको पता चलेगा कि हर यूनिवर्सिटी में कम से कम एक डेडिकेटेड फ्लाई लैब होती है। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसी फ्लाई लैब एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इस साल हमने जनवरी में एक नई फ्लाई लैब इस्टेब्लिश करी है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे तहकीकात जारी हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम इससे पहले आपसे जब हमने जाना तो आपने बताया कि मक्खियों में कैंसर पैदा किया गया, 4 या 5 हज़ार जोड़ों को क्रॉस भी कराया गया, और इसके अलावा जो यहाँ पर कज़न मैरिज है उस पर भी रिसर्च की जा रही थी। तो अब इस वक्त ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट है? इस वक्त जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अगर बाएँ हाथ पे देखें तो यहाँ पे हदीका अरशद मौजूद है। हदीका अरशद ने अपना एमफिल अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। हदीका अरशद का काम ये था कि अब इन्हीं मक्खियों को इस्तेमाल करते हुए जो इन्वायरमेंट में मौजूद कार्सिनोजन या कैंसर पैदा करने वाले एजेंट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सके। सो हदीका ने बेसिकली ये तहकीक करी कि जब हम मक्खियों को उन ऐसे कैंसर पैदा करने वाले, चाहे वो ज़्यादा
बहुत पोटेंट कैंसर पैदा कर सकते हैं या बहुत कम पोटेंसी में पैदा कर सकते हैं। जब उनको हमने मक्खियों के अगेंस्ट में टेस्ट किया तो उनकी जो डेवलपमेंट है, जो नशोनुमा है, उसमें फ़र्क आ रहा था और वो एक ख़ास तरीके से फ़र्क आ रहा था, एक ख़ास पैटर्न से फ़र्क आ रहा था। इसी तरह उनके ब्लड के जो कुछ खलियात थे या ब्लड सेल्स थे, प्लाज्मेटोसाइट्स स्पेसिफिकली स्पीकिंग, तो उनके नंबर्स भी ग्रेजुअली कम हो रहे थे। इसी तरह उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के एब्रेशंस, यानी कि जिसे आप कहते हैं कि पैदाइशी तौर पे बच्चे मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं। जिस्मानी तौर पे दिल के वाल्व का प्रॉब्लम होता है, ब्रेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, मसल्स के प्रॉब्लम होते हैं। यही चीज़ें हमें मक्खियों में नज़र आई। तो हदीका ने फिर एक ख़ास तरह के ग्राफ्स बनाए जिन्हें हम चार्ट्स कहते हैं, और उन चार्ट से हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम ड्रूसोकैन है, जिससे हम इन्वायरमेंट में होने वाले किसी भी इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले किसी भी या इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होने वाले या किसी अद्वियात में मौजूद ऐसे एजेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जिसमें कैंसर पैदा करने की सलाहियत होती है। इसके लिए हमने अभी एक पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल करी हुई है, तो होपफुली ये भी अप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की इंसानी बीमारियों को हम मक्खियों में प्रोड्यूस करवा रहे हैं केमिकल म्यूटाजेनेसिस के ज़रिए। तो ये काम आयशा कर रही हैं। एंटीबायोटिक पे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स पे काम बेसिकली सनिया कर रही हैं, और इसी तरीके से मेरे कुछ BS के स्टूडेंट हैं, आमना, कौनैन, समी वगैरह, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हम देते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ओबेसिटी ख़वातीन में कॉज कर सकती हैं, जो माना हमल अद्वियात होती हैं, कैंसर पैदा कर सकती हैं। तो ये सारे काम जो हम ड्रोसोफिला पे टेस्ट कर रहे हैं वो ये कर रही हैं। इसके अलावा हमने अब रिसेंटली, क्योंकि मॉडर्न डे जो है बायोलॉजी वो बेसिकली जीनोमिक्स की है, सो हमने जिन मक्खियों पे हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा कर रहे हैं, हम उनके पूरे जीनियाती मादे सीक्वेंस कर रहे हैं, ताकि उनकी एक एक जुज़ का हमें पता चल सके कि किस म्यूटेशन या किस जीनियाती तब्दीली की वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। तो ये काम सुकैना और इफ़त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमरा मौजूद थे, और इन्होंने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का बताया जो कि BS के हैं, MPhil के हैं स्टूडेंट्स, और वो क्या रिसर्च कर रही हैं तालबात। आइए उनसे भी आपको मिलवाते हैं। आयशा असलम MPhil की तालबा हैं, और ये भी इस वक्त फ्लाई रिसर्च लैब में मौजूद हैं, और इन्होंने जो हमें बताया मुख्तसरन के मुख्तलिफ़ मक्खियों पर जो है वो ये तजुर्बात कर रही हैं, और वो किस किस्म के तजुर्बात हैं आप ही से जानते हैं। मुझे बताइएगा कि आप पहले तो ये बताएं कि इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ बैठ के, और दूसरे सवाल ही बताइएगा अपनी रिसर्च से बता दें। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और जो मेरा काम है बेसिकली वो ये है कि मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज से जो है मक्खियों के अंदर इंसानी बीमारियां मॉडल की हैं। अब ये जो इंसानी बीमारियां हैं, अब वो मक्खियों के अंदर जो मॉडल की हैं वो जैसे कि कैंसर हो गया, या डिफरेंट दिमागी बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ है वो हो गया, और डिमेंशिया। अब अगर कोई मार्केट में नया ड्रग आता है तो आप जो है उसको इन मक्खियों के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, और फिर टेस्ट करके इसमें चेंजेस देख सकते हैं, और फिर आपको ये पता लग सकता है कि ये ड्रग इस बीमारी के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है या नहीं, और देन आप इसको इंसानों पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। देखिए ये बड़ी मेहनत यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कर रही हैं, और यही वजह है कि अभी जैसा कि प्रोफेसर मुश्ताक साहब ने बताया कि इस अचीवमेंट के बाद बहुत सारी जो तालबात हैं उनको बहुत अच्छे मौके मिले, और एक तालबा का जिक्र हो रहा था कि उन्होंने जो है वो भी ऑक्सफोर्ड ज्वाइन किया और वहाँ से PhD कर रही है। मज़ीद कुछ तालबात की जानिब भी चलते हैं जिनकी डिफरेंट रिसर्च यहाँ पर जारी है। मेरा जो काम है वो बेसिकली DNA सीक्वेंसिंग पे है। मैंने मक्खी का जीनियाती मादा सीक्वेंस किया है। जीनियाती मादे जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक छोटा जीनियाती मादा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल DNA बोलते हैं या जीनोम बोलते हैं, और एक बड़ा जीनियाती मादा होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसे न्यूक्लियर जीनोम बोला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़त वकार है और मैं MPhil कर रही हूँ डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। बेसिकली मैं अपने सेकंड ईयर ऑफ MPhil में हूँ और मेरा जो काम है वो न्यूक्लियर जीनोम सीक्वेंसिंग पे। बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियर जीनोम हमने सीक्वेंस किया है और जो ड्रोसोफिला में जीन्स पाए जाते हैं वो 60% मुमासला रखते हैं ह्यूमन जीनोम से। इसीलिए जो हमें म्यूटेशंस न्यूक्लियर जीनोम में पाई गई हैं उनको हम ह्यूमन जीनोम से कंपेयर करते हुए हम ये अखज़ कर सकते हैं कि
जो बीमारियां न्यूक्लियर जिनोम में म्यूटेशन की वजह से हो सकती हैं, वो बीमारियां ह्यूमन जिनोम में भी म्यूटेशन की वजह से हम लोग देख सकते हैं आसानी से। अच्छा, इसमें कुछ मुश्किल, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे भी जहन में होते हैं, आपके जहन में ज़्यादा होते हैं, तो उसमें कहीं कोई ऐसी मुश्किलात आती हों कि सामान की कमी? जैसे मुझे पता चला था कि ड्रोसोफिला को यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ता है और $50 उसकी कॉस्ट आती है पाकिस्तान में, यानी 4000 पूरे ओवरऑल सप्लाई की जाती है। तो इस किस्म की कोई और मुश्किलात? नहीं, इस किस्म की मुश्किलात हमें अपनी लैब में नहीं पेश आई, क्योंकि हम अपनी लैब में ख़ुद ड्रोसोफिला को ब्रीड करते हैं और फिर वो ब्रीडिंग के ज़रिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रन करते हैं, इसलिए हमें इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इससे ये फ़ायदा है कि हम लैब में ही हमारा टाइम पे सारा रिसर्च वर्क हो जाता है और मेंटेनेंस में भी कोई इशू नहीं आता। जी नाज़रीन, आपने तालबात की गुफ्तगू सुनी, वो अपनी रिसर्च आपको बता रही थी। और इसके साथ इस वक्त फ्लाई रिसर्च लैब के अंदर जो मज़ीद ड्रोसोफिला यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, मेरे ख्याल है हज़ारों की तादाद में होगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनक्यूबेटर यहाँ पर मौजूद है और ये स्टूडेंट हैं, कौनैन BS की स्टूडेंट हैं, ये अपना काम कर रही हैं। आप थोड़ा सा अगर ये दिखा सकें अंदर जो यहाँ जिस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसमें जो जोड़े मुख्तलिफ, ये जो मक्खियों के जोड़े हैं, आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने अब तक क्या रिसर्च की है ड्रोसोफिला के बारे में? जी, तो हमारा काम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली प्रेगनेंसी को रोकती हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा कि सर ने आपको बताया होगा। तो हमने ये किया है कि जैसे इंसान का जनियाती मादा 7% मक्खी से मिलता है, तो हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के असरात इन मक्खियों पे देखे हैं और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ना सिर्फ माँ जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, बल्कि सेकंड जनरेशन जो कि बच्चे हैं, इन पे भी ये असरात आते हैं। और आगे जो काम है वो आपको समी बताएगा जो हमने किया है इस पर। ठीक है जी, ये एक और तालिब इल्म है समी, आपको भी काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप लगे हुए किसी न किसी काम में। मुझे बताइएगा कि कुछ तो कौनैन ने बताया, मज़ीद इसको आगे लेके चलें, जो अगर कोई बीमारियाँ होती हैं या सेकंड थर्ड जनरेशन तक वो बीमारी जाती है, तो किस किस्म की होती है? अस्सलाम वालेकुम। जो बीमारी है, जैसे जो ख़वातीन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करिए, एक तो उनके अंदर मोटापा, फिर वो कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। इस तरीके से और भी कोई फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती है, जो हम मक्खियों में अभी देखेंगे जी। और जो बच्चों में जो इसके असरात आ सकते हैं कि माजूरी हो सकती है, बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, तो इस तरीके के असरात हमें मक्खियों में नज़र आए। जो अब ख़वातीन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल ज़्यादा करेगी, ठीक है, तो वो उनके बच्चों में भी उसके असरात हमें नज़र आएंगे। देखिए, बुनियादी तौर से ये एक अवेयरनेस भी है आप सब के लिए, सब सुनने वालों के लिए, कि ना सिर्फ जो उसके मनफी असरात यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन तक के उसके असरात जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ एहतियात की ज़रूरत होती है। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वो रिसर्च है, यानी ड्रोसोफिला पर इसलिए की जाती है क्योंकि इसका जनियाती सिस्टम 60% मुमासलत रखता है और वो रिसर्च इंसानों पर नहीं की जा सकती। तो उससे जो नताइज अखज़ होते हैं, तो वो एक यकीनन एक बेहतरीन अवेयरनेस भी होती है। जी नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई और स्टूडेंट्स ने अपनी रिसर्च आपसे शेयर की, और जो प्रिंसिपल हैं डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी जो है वो अवेयरनेस दी। इसके साथ साथ ये मैं आपको दिखाऊं, ये वो प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने इसका इफ्तिताह किया था 20 जनवरी 2023 को, और पाकिस्तान की पहली फ्लाई रिसर्च लैब है पब्लिक सेक्टर की। और दुनिया की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कम से कम एक फ्लाई रिसर्च लैब मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में ताख़ीर से बनी, देर आई दुरुस्त आई, लेकिन अब यहाँ पर लैब मौजूद है और रिसर्च की जा रही है। और उम्मीद है कि अगर हुकूमती सरपरस्ती मिलती रहे और जो इनको ज़रूरियात हैं वो इनकी पूरी होती रहे, स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनका हल निकलता रहे, तो यही स्टूडेंट्स, यही लैब एक नाम पैदा कर सकते हैं दुनिया में। ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, वो बच्चे भी बहुत तरक्की करेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं अगली मरतबा फिर एक नई अच्छी और बेहतरीन रिसर्च के साथ।